अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। ये दौर है 2004 एंड 5 का और हम टीनेज के अंदर हैं। ख़ास तौर पे जो 90s के लोग हमें सुन रहे हैं, जो 90s में पैदा हुए, उनका ये दौर है। आतिफ असलम और ये सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी इवॉल्व कर रही है। और उस ज़माने में नोकिया का एक फ़ोन आता है जिसके अंदर रेडियो जो है वो लॉन्च हुआ है फर्स्ट टाइम इन सम मोबाइल फ़ोन्स। और उसके बाद लोगों ने वो मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किया और रेडियो का एक जो है वो एरा स्टार्ट हुआ। और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट चैनल लॉन्च हुए और डिफरेंट शोज़ आए। और उनमें से एक जो शो था वो हमारी बचपन की यादें जो है वो उनसे काफ़ी सारी कनेक्टेड हैं। बहुत सारे शोज़ थे, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट में से जो एक शोज़ थे उनके आज मैंने होस्ट को बुलाया है, वन एंड ओनली मिनाज अली अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिनाज भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आजकल क्या हो रहा है मिनाज भाई रेडियो के बाद? रेडियो ही हो रहा है, समझे, जिन्नात बस बड़ा यूट्यूब पे ही रेडियो हो रहा है। जिन जनात उड़ा रहे हैं। मेरा वो ये मुझे आवाम ने उसी पे लगा। आमिर बंगाली तो नहीं कहते? मेरा दूसरा नाम आमिर बंगाली है। मिनाज अली। अक्सर मैं आपको ये ब्रिजेस पे नजर आऊंगा लटका हुआ। वो अपना शायरा मेरा एड्रेस आपको लिखा हुआ नजर आएगा। शायरा फैसल पे जो है वो अक्सर दुल्हन का आपका उसका वो भी मैं वो भी आप ही गंग कर रहे हो। वो मेरा काम है, वो भी मेरा काम। बेहतरीन। मिराज भाई, बिफोर हम उस पर सारी चीज़ें उस पर शुरू करें, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये रेडियो का शौक किस तरीके से आया? और बैक इन 2005 जब रेडियो नया नया इवॉल्व हो रहा था, नया तो खैर नहीं था, वो एक एरा चेंज हो रहा था, तो किस तरीके से इस पे रेडियो पे आए और किस एज में वो स्टार्ट किया था? यार ये मेरा कोई शौक वौक नहीं था। शौक इस तरह से था कि मैं हमारा ना दोस्तों का बैंड हुआ करता था उस जमाने में। कराची में ना अंडरग्राउंड बैंड का बड़ा कल्चर था। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। तो 2000 कराची का वाज द पीक। आपने अक्सर सुना होगा मिड एज लोगों को बोलते हुए कि हमारा जमाना ऐसा जबरदस्त था, तुम्हें क्या मालूम। मिड एज मतलब किस एज की? बुढ़े हैं? मैं बुढ़े कह रहा हूँ। मैं तो 40 का हो गया ना, तो आई मिड एज का है ना। सही। तो वाकई 2000 का जो दौर था ना, वो कराची का पॉलिटिकली इश्यूज पॉलिटिकल सड़क, लेकिन जो वैसा एंटरटेनमेंट के हवाले से आपके पास चैनल्स खुल रहे थे, म्यूजिक, पॉप कल्चर आपका बड़ा इवॉल्व कर रहा था, रॉक म्यूजिक इवॉल्व कर रहा था। फिर आपके पास साथ साथ रेडियो भी आ गया था। रेडियो पहले आ चुका था, लेकिन जब ये प्राइवेटाइजेशन हो चुका, FM 100 आ चुका था, उसके बाद और दीजर चैनल्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो यूथ के अंदर हम पेनिट्रेट किए ना, वो मोबाइल के थ्रू किए। खैर, कमिंग बैक टू माय जर्नी, मैं एक फारिग आदमी था। होऊंगा 19-20 साल का लड़का जो होता है। दोस्तों के साथ बैंड था हमारा। मैं इधर ही पीसीएस में रहता था। तो हमारे दोस्त थे ताऊ, उनको हम ताऊ कहते हैं। तो वो ड्रमर थे। और ये वो बात है, ड्रमर एक होता था, 10 बैंड होते थे। ड्रमर बेचारा हर बैंड में बजा रहा होता था, तो उसी का घर यूज होता था जैमिंग के लिए। हम जैम करते थे वहाँ पे, मुख्तलिफ जो कराची के अंडरग्राउंड के उस वक्त म्यूजिशियंस थे वो हम सब करते थे। तो मेरा एक फैमिली फ्रेंड था, वो उस वक्त 103 पे शोज करता था, डॉक्टर यासिर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत मशहूर है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनकी अपनी एजेंसी वगैरह भी है। तो वो एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उसने ऐसे ही मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, अभी तो A levels करके ख़त्म हुआ, हम देखते क्या करते हैं, म्यूज़िक का काम शौक है, ये है वो है। तो कहते हैं वो रेडियो कर लो आके। मैं कहा रेडियो कर लूँ, कैसे कर लूँ? कह रहे आ जाओ, मैं वहाँ पे हूँ, 103 पे हूँ, आके ऐसे ही वापस अगर आइडियाज़ हैं तो कर लो, आके चेक कर लो। मैं कहा ठीक है। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। मैं गया, इंटरव्यू वगैरह हुए, कॉन्सेप्ट दिए। उस वक्त मैंने ये कॉन्सेप्ट पिच किया था कि 2 आर्टिस्ट को फ्यूज करके हम उसका जो ना ट्रैक्स बनाए, जो कोक स्टूडियो ने बात की। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा कि नहीं कोक स्टूडियो मेरी वजह से हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त वो मेरे पास एक आइडिया था। मैंने सोचा था कि मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट जो गली मोहल्ले में बजा रहे थे उनको फ्यूज किया जाए, उनके साथ कोई गाने बने। वो आइडिया पसंद आया, हमने किया भी, लेकिन वो लॉजिस्टिकली ज़रा मुश्किल हो रहा था, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ से रेडियो का सिलसिला शुरू हो गया। और एक दफ़ा आप रेडियो कर लेते हैं तो वो एक लत लग जाती है लिटरली। वो माइक की आपको एक लत लग जाती है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो वो फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया, रेडियो करना शुरू किया। फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के आइडियाज़ आते गए। फिर एक मेरा स्लॉट टाइम डन हो गया कि भाई 12 से 2 मिनाज को हम ये
टाइम स्लॉट दे रहे हैं रात का। रात के 12 से 2 लोग जब मुझसे पूछते थे ना क्या कर रहे थे, मैं कहता था रेडियो। अच्छा रेडियो कर रहे हो, कौन से टाइम पे? रात के 12 से 2। अभी ये कौन सा टाइम है? उनको पता ही नहीं था कि रात के 12 से जो था वो रेडियो का प्राइम टाइम होता था। यूथ ज्यादातर कनेक्ट, सब जागे हुए होते थे ना, सब अपने घरों में बैठ के फारिग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे फेसबुक तो था नहीं, फेसबुक नहीं था, ऑर्किड था शायद, ऑर्किड भी नहीं था, तो कुछ चीजें थी। 2005 में ऑर्किड आ गया था, ये MSN लाइव मैसेंजर, लेकिन वो कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी चैप्टर्स टाइप की कोई चीज नहीं थी। और वो दौर था जब लिटरली वो वाले होते थे कि आपने अभी अनाउंस किया शो पे कि आप हमें मैसेज करें, और मैंने लिटरली वो वाले मैसेजेस देखे, आए जा रहे। वो एक कोड आता था, उस पे मैसेज आप कह रहे हैं कि यार सॉरी मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, सिर्फ नाम आ रहे थे, हाशिर आ गया, इब्राहिम आ गया, मिनाज आ गया, बस ये इतना सा पढ़ पाता। हालांकि मैसेजेस काफी महंगे होते थे, 2.5-3 रुपए का मेरे ख्याल में एक मैसेज होता था, आई थिंक सो। लेकिन वो आते थे, क्रेज था। एक साथ आपके पास, आपने अभी अनाउंस किया 200 करके मैसेज आ गया, 300 आ गए। वहां से वो सिलसिला शुरू, और फिर काफी अरसे तक रेडियो चलता रहा। और ये फिर कैसे आमिल बंगाली बनने का आइडिया आया? ये आउट ऑफ द ब्लू था। मेरे पास एक आइडिया था, उस वक्त मैं नैपा में था और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था इसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से। तो नैपा का इशू ये था कि वो जब आप उधर पढ़ रहे होते थे तो वो आपको जॉब करने से मना करते थे। अच्छा, अब ये वो बात है जब हम 22-23 साल के थे, जॉब नहीं करेंगे तो पैसेंगे कैसे, नापा कैसे पहुंचेंगे? सवाल ये था ना भाई, CNG भी दिलवानी है तो 100 रुपए की तो दलेगी, वो 100 रुपए तो चाहिए आपको। तो वो अब ये थोड़े दिन तक तो वो किसी तरीके से सस्टेनेबल हमने बना लिया कि कोई 10 रुपए का दलवा रहे को 30 रुपए का मिला के हमने गाड़ी चला ली। लेकिन वो एक पॉइंट आया कि यार नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं बैठा अपने टीचर्स के साथ, अरशद साहब थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने तब भी मना किया। उन्होंने कहा नहीं भाई आप नहीं कर सकते, पॉलिसी है। मैंने कहा ठीक है सर, पॉलिसी तो उसी वक्त होगी ना जब आपको पता चलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते। मेरे पास एक आइडिया था हॉरर शो का, क्या हॉरर शो क्यों नहीं कर सकते हम? मेरा एक जो है ना पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे बोलेंगे ना ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं कहूँगा अब होगा क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल रेडियो से, उसकी रेडियो की फिलॉसफी से बिल्कुल ऑपोजिट था। ब्रेक नहीं है उसमें, एड नहीं चलेगा उसमें, गाना नहीं चलेगा उसमें। ये 3 मेजर चीजें थी जिससे रेडियो का बिल्कुल। और मैं जब भी ये प्रोग्राम लेके गया किसी रेडियो स्टेशन के पास तो उनके हाथ पैर फूल जाते थे कि यार ये क्या बात है, 2 घंटे का कंसेक्यूटिव शो जी, बगैर ऐड के जी, गाने भी नहीं होंगे जी, ये कैसे करेंगे? मैंने कहा करेंगे, हो जाएगा। फर्क एक रेडियो चैनल था, उससे मैंने पिच किया, उन्होंने पहले हंसे वो, यार ये कैसा रेडियो है, अच्छा वो नहीं होता क्या, अच्छा करो रिकॉर्ड करो, एक पायलट बना था। तो जब उन्होंने ये बोला पायलट बना तो मैं समझ गया कि इनका कोई आइडिया मूड ही नहीं है। लेकिन हम क्योंकि मौका मिल गया था तो जाके पायलट वायलट बनाया। आई एम श्योर घटिया पायलट बना, ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई अच्छा बना। हाँ, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे पहले मैं नैपा से पहले जो था ना 103 कर चुका था, या 105 103 कर चुका था कोई 8-9 महीने साल तक। मुझे इत्तेफाक से नैपा के दौरान ही, इसी स्ट्रगल के दौरान, मुझे 105 की मेरी मैनेजर थी नाजिया, उसकी कॉल आती है कि कहाँ हो? मैं कहा इधर हूँ, नैपा में हूँ। क्या कर रहे हो? मैं कहा ये एक्टिंग, थिएटर, ये सब चीज़ें कर रहे हो, आओ ज़रा रेडियो। मैं कहा अच्छा चलो। मैं आ गया तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम पिच कर दिया कि ये प्रोग्राम है, इस टाइम का है, करना है तो बता दो। मैंने कहा ठीक है करते हैं। वो करना शुरू किया। एक और प्रॉब्लम है मेरा, एक चीज़ को मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता, हालांकि ये बात बाद में निगेट हो जाए। तो यही हुआ कि 1.5 साल तक वो प्रोग्राम करता रहा मैं, वो चलता रहा, लोगों ने सुना, आप सबने सुना, पसंद भी किया, किसी ने बुरा भी, कुछ को बुरा लगा, कुछ जैसा भी लगा। एक पॉइंट आया कि मैंने स्टेशन से बोला कि यार अब चेंज कर दो, बहुत हो गया, मतलब स्टेल हो रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं अब करता ये था कि मैं 2-2, 3-3 गाने लगा के बैठ जाता था। 10-10 मिनट के पिंक फ्लॉयड का मैंने शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड लगा दिया, 10-15 मिनट का वो इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है, क्योंकि मेरा शौक, मेरा दिल ही नहीं जा रहा शो करने का। तो मैं इस तरह से लंबी कवाली लगा, मिल रही थी, अब लंबी कवाली लगा दी 10-15 मिनट की। अब आपका 2 घंटे का शो है, 3-4 गाने भी आपने 15-15 मिनट के लगा दिए, निकल गए 45 मिनट आराम से। तो एक दिन मेरे अंदर बागी जागा, मैंने कहा कि आज़ादी
लेके रहेंगे। दरवाजा मैं एक दिन गया रात के कोई 12 बजे मेरा शो होता था, तो मैं अच्छा स्लॉट वो दिया 12 से 2? 12 से 2 ही मेरा स्लॉट हमेशा से रहा है। तो मैं गया और मैंने इंजीनियर होता था, इंजीनियर को बोला कि यार आज जो है ना तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉल आएगी शो के बीच में कि मिनाज को निकाल दो। कहते क्या मतलब? मैं कहा बस आएगी। तो वो जरा वो हो गया। अच्छा मॉनिटर होता मॉनिटर तो होते थे ना सामने। अच्छा मैं करता भी यही था कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता था तो मैं सारे अपने स्टूडियोज के मॉनिटर्स ऑन करके सब कुछ ना, ताकि जो साला सो भी रहे ना, चलो उठो सालो अभी काम चल रहा है। तो वो मैं करता था इस तरह। तो शो शुरू किया और शो नॉर्मल रूटीन का शो करते करते कोई 1 बजे मैंने कहा क्या चलो आज हम जरा गियर शिफ्ट कर रहे हैं और हम हॉरर स्टोरीज पे बात करते जरा। ये मेरे साथ कुछ वाकयात हुए मेरे खानदान में, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाओ। वो सुनाया और कोई 1 घंटे का शो किया, बंद किया मैंने शो, ऑफिस किया और मैं घर आ गया। वो इंजीनियर भी परेशान, मैंने आपने क्या किया है? मैंने कहा वो कुछ नहीं, नॉर्मल शो था 1 घंटे का हॉरर स्टोरीज की। अच्छा सही है। घर आया हो तो बेगम को मैंने बोला कि बेगम देखो अब जो है ना जॉब वॉब, शादी हो चुकी थी मेरी, मैं कहा जॉब तो मुझे लग रहा है जा रही है, तो अब तुम्हें ही नौकरी करनी पड़ेगी। जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही तो घर तो तुम ही अब चलाओगी। ये क्या कि मैं सो गया। सुबह उठा तो वो फोन पे ना वो मेरे CEO के मैसेजेस और कॉल आएगी स्टेशन से। मैं कहा मुझे मालूम है क्यों आएगी। उठाया जी सर क्या किया मैंने आज ये रात को? मैं कहा मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा था कि चेंज कर दे, प्रोग्राम चेंज कर दे या मुझे हटा दे, किसी और को दे दे, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे थे, तो मुझे अल्टीमेटली ये करना पड़ा। तो सॉरी। तो कहता है यार नहीं ये तो किया क्या तुमने? मैंने कहा कुछ नहीं, हॉरर स्टोरीज किया, वाकयात सुनाए, दैट्स इट। अच्छा तो ये कितनी देर का हो सकता है शो? मैं कहा 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। कह रहे करो। मैं करो क्या मतलब? कह रहे यार वो इसके नंबर्स अच्छे हैं, हमारे खानदान में जो है बड़ी बातचीत हो गई कि रात को कोई हॉरर स्टोरीज का शो हुआ है 105 से और सही। मैं कहा अच्छा। उससे वो सिलसिला शुरू हुआ। और वो फिर जब मैंने आपसे पहले बात की थी कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं एक चीज को ज्यादा दिन नहीं कर सकता, उस वक्त से लेके अब तक मैं और अब तक वही कर रहा हूँ। तो मैं भी नापा में आपने एक्टिंग थिएटर सारी कुछ है, कभी उसको प्रैक्टिकली आपने किया फिर छोड़ दिया, वो वहाँ पे भी क्या मूड नहीं हुआ? वाह, मैं गया था नापा में फिल्म मेकिंग के लिए। उस वक्त नापा जो है ना फिल्म मेकिंग का भी कोर्स उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो उसको कैरी नहीं कर सके। अच्छा। तो लेकिन उससे पहले 2 साल, आपका 3 साल का नापा का कोर्स है, 2 साल हमें एक्टिंग थिएटर ये तो पढ़ना ही था, फंडामेंटल। वो हमें पढ़ना था, वो प्रिंसिपली हम पढ़ते थे। स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे डायसेक्ट किया जाता है, किस तरह कैरेक्टर्स बनते हैं, थिएटर, ये सारी चीज़ें। 3rd ईयर में जाके जब आपको चूज़ करना था तो मैंने चूज़ किया कि मैं फिल्म मेकिंग करूँगा, मुझे फिल्में बनानी है, ड्रामे, जो भी मुझे कैमरे से काम। तो वो उनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट हो गया कि हमने तो थिएटर एक्टर्स प्रोड्यूस करने थे, थिएटर के डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करने थे, ये फिल्म मेकर कहाँ से आ रहा है। कटिंग शॉर्ट तो उसको मैंने कर लिया, क्या ख़त्म हो गया। हमने थिएटर वीटर मैंने किया बहुत, थिएटर नापा के टाइम पे थिएटर किया, नापा के बाद थिएटर नहीं किया। नापा के बाद मैंने इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ट्रूप हमारा एक बना था, which was Pakistan's first उर्दू इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ट्रूप। उसके अंदर अली गुल पीर था, साकिब सुमीर आजकल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है टीवी में, वो था, अफराज रसूल एक और वो था, 3-4 और लोग थे। which was created by असफर अली, मानी असफर, सही है। तो हमने वो शुरू किया। वो हम जो हमारा टारगेट था वो था हमारा कि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी करनी है हमने, लेकिन टीवी तक पहुंचने से पहले उसकी बहुत एक लंबी जर्नी थी जो हमें तय करनी थी। थिएटर्स, लाइव परफॉर्मेंसेस, वहाँ पे मेरा वो नापा काम आ गया। तो मैं नापा से निकलते ही लाइव ये इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी ट्रूप में चला गया। इस दौरान वो छोटे छोटे एक्टिंग के असाइनमेंट्स मुझे मिल रहे थे। मेरी बेगम उस वक्त तक फुल फ्लैश एक्टर वो मेन स्ट्रीम ड्रामों में आ चुकी थी। मैं वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, मैम नीचे भी अपने साथ ले चले, मैम मेरा भी नाम आगे बढ़ा। में उनका वो ड्रामा आ चुका था, कौन सा? हाँ बिल्कुल, वो हिट हो चुका था। उसके बाद आप
यहाँ पे यही क्राइटेरिया जो हिट हो गया बस वो बस हो गया। सही। तो छोटे छोटे गिग्स में कर रहा था, एक्टिंग के असाइनमेंट्स घर चला रहा था, हमें लगता था कि हम एक्टर हैं। तो पढ़ा है यार, ये है, सब है। टीवी अलग मीडियम है, थिएटर अलग मीडियम है, समझने में टाइम लगा। लेकिन मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग कभी भी एक्टर बनने का कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरे को रात को मेरे सपने आ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया, शीशे के सामने खड़ा कर तो कि देव जबरदस्त एक्टर। कभी भी मेरा था हमेशा बिहाइंड कैमरा, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मुझे क्रिएट करने में मुझे मज़ा आता था, कहानियाँ बनाने में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में, इस पे मज़ा आता था। एक्टिंग वाज नॉट माय कप ऑफ टी। सही। अच्छा राज भाई, इस पे फिर शादी आपकी मेरे ख्याल में रेडियो के शोज के दौरान आप बता रहे हैं कि हॉरर शो से पहले शादी हो चुकी थी। आई थिंक सो। यार बहुत पुरानी बात है ना, बहुत सारी अगर सुन लिया तो। नहीं, दिस इज 2009, आई गॉट मैरिड इन 2009, तो आई एम श्योर हॉरर शो 2009 से पहले हो चुका। ये तो मेरे ख्याल में 2005-6 से स्टार्ट हो चुका था ऐसी। हाँ, गुड। अच्छा, तो उस जमाने में जो हमारे रेडियो शोज थे वो ऑल कर रहे थे, वही नोकिया के फोन के अंदर आना शुरू हो गया था रेडियो। लेट मी करेक्ट यू, जो मैंने उसको कहानी बताई कि मैं शो करके घर गया और बेगम को बोला, तो दैट वाज नॉट करेक्ट। उसको मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर किसको बताया था? जरूरी थोड़ी हम बेगम सना में बोले सच बेगम कोई और हो सकती है। सही। अरे उस दौर में म्यूजिक हमारा बड़ा एक राइजिंग उसके ऊपर था हमेशा। आतिफ असलम हमेशा बैक इन 2004, 2005, 2006 आतिफ असलम, अहमद जान, ज़ैब अली ज़फ़र, ये सारे इनके नए नए एल्बम्स आ रहे थे, एल्बम्स का क्रेज था। We had नूरी, we had आरो, we had मतलब वो हमारा जुनून वाला एरा खत्म हुआ था, ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद ये सारे आए थे। आतिफ असलम वाज द न्यू फिनोमेना ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। मोस्ट प्रोबेबली आतिफ वाज द फर्स्ट वायरल जो आदत जो था, वो जो एल्बम था वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा होता था, एल्बम जल पर ही मिल नहीं रहा था। मैंने वो जाके वो वाला लिया हुआ है कि यार वो उसके पोस्टर्स वो वाला क्रेज था। वो और उसके साथ वो पेप्सी के भी कुछ आते थे सारे पोस्टर्स वगैरह। तो वो दौर, उसके अंदर रेडियो को साथ में म्यूजिक इवॉल्व हुआ, तो वो किस तरीके से उस पे चेंजेस आई थी रेडियो? यार वो दोनों को फायदा हुआ ना, क्योंकि उस वक्त आई थिंक एक म्यूजिक चैनल था, इंडस म्यूजिक था शायद। इंडस ने जो है ना इन सबको मौका दिया कि म्यूजिशियंस आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से वो गाने बनाते थे और वो लोगों तक पहुँचते। और फिर रेडियो के पास यह एक्सेस था कि हम गाने चला सकते थे। तो रेडियो आपको 24 घंटे पाकिस्तानी म्यूजिक चला रहा। अच्छा, रेडियो को उस वक्त आप इंडियन गाने भी चला सकते थे, आप अलाउ था, सब कुछ अलाउ था। मेरा हमेशा से एक क्राइटेरिया था कि मैं पाकिस्तानी म्यूजिक चलाता था, मुझे पसंद था। मुझे इंडियन गाने बहुत लिमिटेड पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा पॉप कल्चर वाले गाने पसंद आते हैं, फिल्मी गाने इतने पसंद नहीं आते, फैसिनेट नहीं करते। तो इंडिया में भी 3-4 बैंड से जो मैं सुनता था, अग्नि एक बैंड था उस जमाने, सही है, फिर यूफोरिया था, सिल्क रूट था, केके था, ऐसे इस तरह के बैंड, वो म्यूजिक इवॉल्व हो रही थी और ऑलमोस्ट पाकिस्तान से उनकी सिमिलैरिटी थी, तो वो उनके साथ हम चलाते थे। लेकिन पाकिस्तान का म्यूजिक जो है वो इतना आ रहा था, हर हफ्ते एक आपके पास नया गाना आ रहा है, 2 गाने आ रहे हैं, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो रेडियो पे भी हमें मजा आता था कि यार नए नए गाने सुनने को मिल रहे हैं, सुनाने को मिल रहे हैं। फिर आर्टिस्ट अप्रोच करते थे कि यार ये हमारा एक्सक्लूसिव गाना है, ये चलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत मजा। अच्छा, इसमें फिर रेडियो के बाद जो है वो एक एरा आया था इंडस म्यूजिक का, हमने बात की वीजेस वगैरह, एक आरजेस का तंगन था वर्सेस वीजेस आता था उस जमाने में, बहुत ज़्यादा रेडियो जॉकी वर्सेस वीडियो। तो उसमें फिर आपने कभी ट्राई नहीं किया म्यूजिक चैनल्स और ये वो इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट की बात नहीं है, इंटरेस्ट यार मैं आई थिंक मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की, क्योंकि जब मैं रेडियो कर रहा था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। 2-3 दफ़ा बुलाया भी मुझे, एक चैनल था उसने बुलाया, मैंने उधर जाके थोड़े से काम किया, लेकिन समहाउ वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। क्योंकि अब हम देखते हैं जो उस ज़माने के वीजेस थे वो अब या तो बड़े एक्टर हैं या फिर वो अब कामयाब आरजेस और मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसको इस तरीके देंगे। तो आपने कभी कंटिन्यू नहीं किया? मुझे रेडियो बहुत पसंद है फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी रेडियो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब नहीं पसंद, हालात अच्छे नहीं है। नहीं, हालात की बात नहीं है, ओवरऑल खत्म हो गया वो क्रेज। ओवरऑल देखें क्रेज के, मैं क्रेज के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन जो इंटेलेक्ट था ना वो खत्म हो गया रेडियो। पहले थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट था, तो आई गो फॉर इंटेलेक्ट। पहले हम देखते हैं, अभी हम बाहर के मुल्कों में देखें तो अब भी रेडियो का वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो वो लोगों ने मेरे ख्याल में सुनना और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया है अब, वो इसलिए क्योंकि आशिर हमने रेडियो को
म्यूजिक का मीडियम समझ लिया था। रेडियो जो म्यूजिक ओनली रेडियोज आ गए उनके बाद म्यूजिक निकला MP3 में, इंटरनेट पे आया, खत्म हो गया। तो ये फिलॉसफी गलत थी ना कि हम म्यूजिक चलाते हैं। और उस म्यूजिक बैंड का क्या हुआ आपके? उन्हीं बस शौक था, ख्वाबों की तरह वो निकल गए, या वो शौक खत्म हो गया? वो शौक नहीं खत्म हुआ, सस्टेनेबल नहीं था। वही ना, आप बचपन में बहुत सारी चीजें कर रहे होते ना, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन फिर कहीं और डायरेक्शन में लग गए। मिराज भाई, आपने वैसे मना किया था, लेकिन ये हॉरर स्टोरीज का जो आपका शुरू हुआ था रेडियो शोज, उसमें वो टाइम स्लॉट के अंदर उसका ज़्यादा रोल था, या स्टोरीज आपको बड़ी अच्छी मिली जिसकी वजह से एक हिट और फिनोमिना जो आपका फिनोमिनल किस्म का शो हो गया था? या वो टाइम स्लॉट ऐसा था कि उस टाइम पे बड़ा एक क्रेजी सा सीन लगता था कि यार हॉरर स्टोरी साथ में आ रही हैं और रात के 2 बजे तक? मैंने जो है ना, मैं उस वक्त आपको बता रहा था ना कि 3 चीज़ें मैंने, एक्चुअली 4 थी, चौथा टाइम था कि वो प्राइम टाइम 12 या 1 बजे मैं शो करूँ, तो हर चीज़ मैटर करती थी। देखिए टाइमिंग जो है ना, वह हमेशा मेरा एक फ़लसफ़ा है, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा ना, आप प्राइम टाइम पे बैठ जाए, कोई नहीं सुनेगा आपको। एक रात के 12 से 2 आपको 5 मिनट के लिए सपोर्ट कर लेगा, आप खुद लिसनर हैं, कितनी देर आप बेकार कंटेंट सुन लेंगे? कंटेंट अच्छा होगा तो सुन, कंटेंट अच्छा होगा तो आप रात के 4 बजे भी सुन रहे होंगे, आप 3 बजे भी सुन रहे होंगे, दोपहर के 2 बजे भी सुन रहे होंगे। तो कंटेंट अच्छा हो, मुझे लकीली कंटेंट अच्छा मिला लोगों की वजह से, कुछ खुशकिस्मत, फैन फॉलोइंग अच्छी थी। हाँ सही है, लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियां बताई अपनी, जो उनके साथ वाकयात हुए, फिर कुछ रिसर्च मैंने कर ली थी, उसको मेरे फ़ायदा हो गया, फिर कुछ शायद मेरे नापा की ट्रेनिंग, बताने का तरीका, जो नरेशन थी वो मुझे, स्टोरी टेलिंग का वो मुझे फ़ायदा हो गया। फिर शायद बचपन में मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक था, मेरी दादी, नानी, मेरे चचा या मेरी अम्मी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो शायद किसी बैक ऑफ द माइंड मेरे थी। और मुझे फिर याद है कि आपके शोज़ को, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि शोज़ को सुन सुन के एक टीवी शो भी आया था, बहुत सारे आए, वो कौन था, और उसके बाद मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उस जमाने के अंदर ही वो सारी चीजें आई, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी, ये बोलना गलत है क्योंकि इंडिया में भी पहले इस तरह के शोज हो चुके हैं। मैं रेडियो पे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हॉरर का जो ट्रेंड, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई वाज रेडियो पे आप रेडियो इन सब कॉन्टिनेंट, और ओनली इन पाकिस्तान, इन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन मैं ये किसी और का क्रेडिट नहीं ले सकता कि यार वो गलत बात हो जाएगी। फिर रेडियो से यूट्यूब, तो यूट्यूब फिर अभी आपने स्टार्ट किया, तो अभी फिर कैरियर शिफ्ट जो था उस पर फिर यूट्यूब वर्सेस रेडियो पे जाएंगे, किस तरीके का फ़र्क है ऑडियंस के हिसाब से? ग्लोबल ऑडियंस है यूट्यूब, मेरी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस मिल गई। 105 पे लास्ट मैं शो कर रहा था, या 103 पे कर रहा था, तो दैट वाज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। नाउ आई एम ग्लोबल, तो मुझे इंडिया भी सुन रहा है, बांग्लादेश भी सुन रहा है, अफगानिस्तान भी सुन रहा है, श्रीलंका में भी सुन, जहाँ उर्दू बोली जा रही है, जहाँ देसी है वहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है, और देसी माशाल्लाह से हर जगह ही है, देसी तो हर जगह है, और वो कहानियाँ भी उनके पास अच्छी है। यार एक कोई हमें कहानी बताते ना, आपने मना किया, लेकिन कोई ऐसी कहानी जिससे मज़ा आ गया हो, रात के 10-11 बजे ना, तो हम भी चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा फील हो गया हॉरर हॉन्टेड टाइप। आपके साथ हुआ? नहीं अच्छा मैं ये छोड़े, आपको क्या लगता है, ये होती हैं चीज़ें कि नहीं? मुझे वो चुड़ैल टाइप नहीं होती, क्लीशे नहीं देगा कि वो, नहीं वो चुड़ैल टाइप मुझे नहीं लगता नहीं होती है, जो हमारे यहाँ कराची में बड़ा मशहूर है, शायरा फैसल कारसाज की दुल्हन, ये वाली मुझे नहीं लगता ये सच है। लेकिन हाँ, अभी अगर आपको याद हो, लालकोटी के सामने एक बिल्डिंग है, MCB के साथ वाली बिल्डिंग, उसका बड़ा मशहूर था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रही है। अब मेरे ख्याल में रिसेंटली उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। उसकी, मैं उस कॉल सेंटर में काम कर रहा होता था उसके बराबर वाली बिल्डिंग में, तो हमें बड़े रात को मसला होता था कि नीचे उतरेंगे, कभी खोखे वगैरह पे जाके सिगरेट वगैरह पीनी है, तो वो मुझे लगता था, फील होता था, वो भी कभी हमने सच में नहीं देखा। लेकिन जन्नात तो होते हैं, ये नहीं होते? तो यही बात, जन्नात में भी मेल फीमेल होते होंगे ना, अब हमसे कभी फीमेल टकराई नहीं ना, मेल फिर भी शायद टकराए हैं। आप इसको नॉर्मल वैसे देखना, हाँ। इंसानों में भी तो मेल फीमेल सारे जेंडर्स, बिल्कुल क्रिएचर्स हैं, तो इनमें भी सारे जेंडर्स होंगे। चुड़ैल एक फीमेल जेंडर है, लेकिन चुड़ैल को तो लोग कहते हैं ना विजिबली दिखती है, मतलब फिजिकली देखा है लोगों ने। जन्नात भी तो दिखते हैं ना। जन्नात कैसे दिखते हैं? लोगों को देखे में, हाँ बहुत सारे लोगों के पास ये एग्जाम्पल्स है ना, आपने ही बताया था, आपके चाचा को उठा के फेंक दिया। अरे यार आपने मुझे इसमें बता सही नहीं, वो फेंकना है, इज अ डिफरेंट थिंग ना, उसमें किसी ने उठाया होगा ना। आपको लगता है जन्नात फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? फिजिकली मतलब वो दिखते हैं, नजर आते हैं, आपने देखे? कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने एक देखा है मैंने। अच्छा,
लेकिन मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने हाथ देखा, वो मैं कई दफा बता चुका, प्लीज मुझसे। नहीं मैं कहानी नहीं पूछ रहा, मैंने हाथ देखा है, मैंने बकायदा हाथ देखा है, और वो हाथ जिस तरह का था वो किसी इंसान का नहीं हो सकता, वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, और वो पूरा एक सिनेरियो था जिसकी वजह से मैंने सिर्फ हाथ ही देख पाया। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी क्रिएचर्स हैं जो शायद हम अपनी आंखों से नहीं देखते हों, लेकिन वो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। देखिए एग्जिस्ट तो बहुत सारी मखलूकात करती है ना, अल्लाह ताला तमाम जहानों का खुदा है, तब क्या मतलब वो इस बात का, आप तो एक ही जहां के हैं, तमाम जहान कहाँ से आ गए? तो आप सवाल करते हैं कि तमाम जहान क्या है? सही है, अल्लाह मियाँ अल्लाह, हम समझते हैं कि अर्थ ही है जहाँ पे आबादी है, तो फिर इसका मतलब है कहीं और। तो वो जो पहला शो था उसमें कस्टमर्स की बात करूँ, जो व्यूअर्स थे, लिसनर्स थे, उनका क्या फीडबैक था? नेक्स्ट शो के अंदर आपको उन्होंने अपनी कहानियां भेजी थी या वो भी आपने फिर अपनी कहानियां सुनाई थी? नहीं, फिर नेक्स्ट उसी दिन से, क्योंकि मेरे पास कॉलर्स तो थे ना, बिल्कुल हाँ, कॉलर्स होते, तो मैं जब टॉपिक रखा तो वो लोगों ने फौरन मैसेजेस करना शुरू कर दिया, कॉल शुरू कर दी, वो कॉल्स फिर आना शुरू हो गई, ईमेल्स आना शुरू हो गई, मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो इस तरह सिलसिला चलता। अच्छा, ये जो कहते हैं कि ये जो अक्सर हम सुन रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर कि सुनते सुनते हमें ऐसा फील हो गया और सुनाते सुनाते हमें ऐसा फील हुआ, हमारे साथ वाकई में सीन हो गया, तो इस तरीके भी होती हैं कहानियाँ, ये भी सिर्फ कहानियाँ हैं? कहते हैं, आपने कभी अटैच है रेडियो के टाइम से, ये मेरे साथ लोग कहते हैं मुझसे। नहीं, आपने कभी वो किया है? मेरे साथ हुआ है, मैं फर्स्ट रेडियो शो पे मेरे साथ हुआ, या मैं 5,01,0365 दफा ये वाक्य बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। चले, कोई ऐसी कहानी बताए जो आपने अब तक नहीं बताई? अच्छा, ये मैं बड़ा रूट साउंड करूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि पहला शो मेरा जो था ना, जो मैं उस बगावत के बाद जो मैंने ऑफिशियली पहला शो किया। अच्छा, वो उसका फिर नाम वो कर दिया था, लेट नाइट हॉरर शो शुरू कर, वो नेक्स्ट शो से ही शुरू हो गया था? हाँ, वो सही हॉरर शो, प्रोमोज वगैरह बन गए। तलाल कुरैशी वाज द गाय हु मेड द प्रोमो, और so he was working for 105। तो इसी तरह का हमारा स्टूडियो था, इसी तरीके से हम बैठते थे। सही है, अब थोड़ा सा इसको यूं कर लें, यूं बैठे हुए हम, ये माइक हमारा है, ये मिक्सर पड़ा हुआ है, ये मिक्सर, ये कंप्यूटर, यहाँ पे जैसे ये दरवाजा है, इसी तरह एक शीशा था जिससे दूसरा स्टूडियो नजर आता था, और यहाँ पे वो स्टूडियो का दरवाजा है, मेन दरवाजा, और स्टूडियो का मेन दरवाजा माशाल्लाह से ठीक होता है, आराम से नहीं खोलता। अब मैं शो कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी लास्ट मिनट चल रहा है, अंधेरा हुआ, खामोशी हुई हुई, और जो हमारे स्टूडियोज की लाइट होती है वो टॉप लाइट हुई हुई होती है, राइट लेफ्ट इधर से नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, वो बंद हुई हुई, सिर्फ स्क्रीन की लाइट जल रही। मैं इसी तरह की अपना बता रहा हूँ कि अच्छा ये हुआ, थैंक यू सो मच, हमने बड़ा अच्छा शो हुआ, ये हुआ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक शेडो बनना शुरू हो रहा है, अब यहाँ से शेडो बनता जा रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ये शेडो बन रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में ये चल रहा है कि ये शेडो किसका बन रहा है, मैं हिल रहा हूँ। अच्छा, मैं बात भी कर रहा हूँ तो मैं हिल रहा हूँ कि अच्छा मेरा शेडो है, मेरे हाथ का है, नहीं कोई है, कोई भी नहीं है, और ये शेडो जा रहे अब ये दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुला है और शेडो बाहर। और मैं कोई इसमें 1% भी मेरा वो नहीं है कोई झूठ, दरवाजा हल्का सा खुला, अब ये दरवाजा ऐसा है कि अच्छा, ये यूं खोलते हैं, हाँ, और वो खोले आराम से, तो किसी और शेडो बाहर। क्रिएचर को बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की क्या जरूरत? मतलब इससे अगर हम उसको देखें थ्योरी को कि वो तब फिजिकली प्रेजेंस शो कराने की जरूरत है, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो शायद फिजिकली प्रेजेंट है और हम देख हमारे सकते रेडियो पे ये मशहूर था कि हमारे रेडियो स्टेशन पे थे इस तरह के। जब मैंने ये रेडियो शो की बिल्डिंग भी शारा फैसल पे थी, कारसाज के करीब, स्टूडियो में हमारे, मैं तो स्टूडियो की बात नहीं, स्टूडियो मेरे ख्याल में उस टाइम पे कारसाज के शारा फैसल पे ही था ना, कारसाज के करीब, अभी वहीं पर सारे आधे ज्यादा तो ये बिल्डिंग सारी हॉन्टेड है जो एज पर अब हॉन्टेड है कि नहीं ये तो नहीं पता, इस तरह तो सारी इलाका हॉन्टेड हो रहा है कराची का। कब्रिस्तान वाली कहानियाँ आपको बहुत सुनाई गई, गुलिस्तान जौहर का कब्रिस्तान, क्योंकि मैं गुलिस्तान जौहर में उस जमाने में वहीं पे था जब ये कहानियाँ मशहूर हुई। जौहर मोड़ वाला कब्रिस्तान, ब्लॉक 19 जौहर मोड़ हुआ जो आप मिलेनियम मॉल से होते हुए जाते हैं, और फिर जो इमाम बारगाह के पीछे बिल्कुल एक कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान की एक मशहूर कहानी थी कि वहाँ पर, अब मुझे नहीं पता आपको बताई गई, मेरे ख्याल में बताई गई होगी या तो याद नहीं, कि वहाँ पे सर मुझे 2005 से लेके आज तक जो कहानी बताई गई ये सब याद है, सब याद है। वो कहानी फिर आपको याद होगी कि वहाँ पर, अच्छा, वो जो गली है उस गली के मतलब एक साइड पे जो है वो आपका कब्रिस्तान है और एक साइड पे आपके मैकेनिक हैं सारे। सही है। अच्छा, मुझे पहले आप उस जगह पे लेके जाएं, हम मिलेनियम मॉल से मुड़े लेफ्ट, आप परफ्यूम चौक है, परफ्यूम चौक से हम जा रहे हैं जौहर मोड़ की तरफ, यानी मिलीनियम की तरफ। सही है। परफ्यूम चौक से आगे पुल आ जाए, ब्रिज आपने क्रॉस किया, उतर के आप लेफ्ट हो गए, इमाम बारगाह के साथ जो अंदर गली जा रही है, पीछे आपके ब्लॉक 19 की ओवर हिना बैंगलोज वगैरह। यहाँ पे एक साइड पे आपके कब्रिस्तान है, दूसरे साइड पे आपका जो है वो मैकेनिक्स हैं। अब मैकेनिक्स का ये है वो मगरिब से पहले बंद हो जाते हैं। सही है, ठीक है, यूजुअली मैकेनिक मगरिब से पहले, मगरिब के बाद की कहानी है।
अब उस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही बेंगलोस की नई सोसाइटी आबाद हुई, हिना बेंगलोस के नाम से था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, वो बेंगलोस जो उस ज़माने में जौहर के अंदर जो यूजुअल रेट था वो था 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, बैक एंड 2017 उसका रेट था 6 लाख, 7 लाख, क्योंकि ये कहानियाँ मशहूर थी। कहानी वहाँ पे एक बड़ी मशहूर ये थी कि वहाँ पर अक्सर एक सफ़ेद किस्म की चादर लहराती हुई नज़र आती है जो कि कब्रिस्तान से निकलती है और उन मकैनिक में से किसी एक दुकान के अंदर जाके वो चली जाती है। और वो तब होती है जब लोग रात के टाइम पे अक्सर लोग जो 12-11 बजे की ड्यूटी करके आ रहे होते हैं मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो वो उनको दिखी है। सही है। तो वो दुपट्टे वाली ये जो चादर वाली जो कहानी है, ये भी क्रिएचर हो सकता है या फिर ये मतलब अब जो आपके शोज होते हैं उसके अंदर आप एनालाइज भी कर रहे होते हैं सिचुएशन को, तो ये जो क्रिएचर हुआ या फिर ये एक वहम भी हो सकता है। देखिए, वहम तो हो सकता है, हम इसको तो टोटली डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि हो सकता है कोई एंटिटी हो। हाँ। अब देखिए, गुलिस्तान जौहर की एक हिस्ट्री है। गुलिस्तान जौहर आपका रीसेंट टाइम की डेवलपमेंट है। इससे पहले मुझे याद है वे बैक इन अर्ली 90s वो ब्रिज भी नहीं होता था। सही है, तो नीपा था, नीपा खत्म, नीपा के बाद जंगल है। सही है, वो कराची में जंगल में थी बस, दैट्स इट। ये तो सुपार्को बना हुआ था, वो सारे जंगल वाले एरियाज हो गए। जंगल। मुझे याद है उस वक्त एक अपार्टमेंट बना हुआ था गुलिस्तान जौहर में, जो जॉर्ज चौरंगी पे उल्टे पे बना हुआ। बिल्कुल। सही, दैट्स अबाउट इट बस। तो अब आप एक इलाका है जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे अच्छा जानवर भी नहीं रहते थे उधर। अच्छा, मैं आपको मज़े की कहानी बताऊँ, आपने कहा मैं अपनी कहानी बताऊँ, आपको नहीं बताऊँ। ये है 2008 की बात। आपके शोज़ में सुना करता था, शायद उसका असर हो, लेकिन मेरे साथ जितने कज़न थे उनमें से कोई भी आपके शोज़ नहीं सुन रहे होते थे। ये बात है ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल की। सही है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? मेडिकल नहीं, अशफाक मेमोरियल नहीं, अशफाक में शान हॉस्पिटल। ये नीपा से गुलशन, नीपा से आपका नदीम मेडिकल, सफारी पार्क आते हुए। सही है। इब्ने सीना के बिल्कुल बैक एंड साइड पे वहाँ पे किस्सा है। मेरे मामू का घर है, मामू के घर के बराबर वाला प्लॉट खाली है और उनके पीछे जो, यानी उस प्लॉट के पीछे एक जो घर है, वो घर बहुत अरसे से बंद है। हम लोग सारे कज़न्स वहाँ पे स्टे कर रहे थे मामू के यहाँ। शाम रात के तकरीबन 2-3 बजे होंगे। एक कज़न गया सिगरेट पीने बाहर टेरेस में, उसकी बैल्कनी थी रूम के साथ। अच्छा, फिर एक के बाद दूसरा गया, दूसरे बाद हम 5 कज़न जो रुके हुए थे वो पाँचों के पाँचों बाहर उस बैल्कनी में गए, बातें कर रहे थे। अचानक से मेरी जो है वो, मैं जो था वो, अब उसको इस तरीके समझें कि मैं बिल्कुल कॉर्नर पे हूँ और मेरे बिल्कुल पीछे अगर मैं यूँ खड़ा हूँ और पीछे मुड़ के देखूँ तो वो बेंगलो आना चाहिए नज़र। मैंने लिटरली उस बेंगलो की खिड़की में से आंखें देखी सिर्फ, और कुछ नहीं। और वो फिर जब देखा, मैंने अपने कज़न्स को बोला। उन कज़न्स में से 5 में से मेरे ख्याल में 1 या 2 ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। वो तब तक वो चीज़ वहाँ से हट गई थी। सुबह हम जब वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे चौकीदार से आसपास के, क्योंकि वो पिछली गली थी, टेक्निकली, तो हमने बताया कि यार यहाँ पे क्या रात को कोई था, कोई रुका है? ये तो तकरीबन 5-6 साल से घर बंद पड़ा हुआ है और अंदर इतने जाले थे कि विजिबली नज़र आ रहे थे कि जाले, और वहाँ पे कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं था तकरीबन 16 साल का और वहाँ पे मैंने आने आना बंद कर दिया टेरेस में, क्योंकि वो इतनी, मतलब वैसी आंखें मुझे अभी भी वो याद है, तो अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रही है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिजिकली नजर नहीं आ सकते जब आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे स्टोरी निकलवाना चाह रहा था, आप निकाल नहीं रहे ना। मैं ये पूछना चाह रहा था, कोई फिजिकल एजेंडा ये यार, आज मेरे बगैर पॉडकास्ट का आपने अपनी कहानियों का वो ट्रेडमार्क जो है वो किसी और शो में नहीं देना। मैं वो बता नहीं, ये नहीं है। कहानी तो मैं सुना दूं, लेकिन आप मेरी कहानी सुनना चाह रहे हैं। मैं वो मेरी कहानी, मैं 5 करोड़ नहीं, मैं आपकी कहानी 1,35,000। मैं आपकी कहानी नहीं, मैं किसी व्यूअर की, किसी लिसनर की ऐसी कहानी सुनना चाह रहा हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं है। वो थोड़ा हमारा एक बेंचमार्क क्रिएट सुना दी है, लेकिन मैं चले एक सुना लेता हूँ। अभी इत्तेफाक से अभी आपके आने से पहले मैं उसको एडिट कर रहा था। तो ये वाकया आई थिंक 1980s का या 1990s का। एक फैमिली को जो है कॉल आती है, ये पिंडी में रहते थे, बल्कि इस्लामाबाद में रहते थे, और पिंडी से इनकी कॉल आई कि भाई वो एक हमारी रिश्तेदार है। मैं आपको पहले रिश्ता बता देता हूँ कि पर नानी की बेटी, यानी कि नानी की बेटी, नानी की बहन का इंतकाल हो गया।
तो आपको जब पता चलता है तो आप फौरन जाते हैं हाँ, पुरसे के बिल्कुल। लिए। तो ये फैमिली जो है तैयार व्यार हुई और पिंडी की तरफ चले गए। पिंडी में कोई हवेली थी जहाँ पे ये परनानी की बेटी रहा करती थी। वो परनानी नाना का वो महल था, वो हवेली थी, उधर वो अकेली रहती थी। अच्छा। उनकी शादी वादी हुई थी या नहीं हुई थी ये उसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन वो अकेली रहती थी और वो 80-90 साल की खातून थी। उनकी डेथ की खबर आई। अब जैसे होता है कि अब रिश्तेदार आना शुरू हुए, सारे मेहमान आना शुरू हुए पुरसा देने के लिए। होते 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 उनकी डेड बॉडी को सरखाने भेज दिया गया तदफीन उसके लिए, तदफीन वगैरह के लिए। अब वो होता है ना, आपका सोयम होता है या 3 दिन के बाद का पुरसा होता है, वो जो भी होता है। तो कुछ फैमिली मेंबर्स जो करीबी थे वो उस हवेली में रह गए। अच्छा। अब इन्होंने बचपन में सुना था कि ये हवेली बड़ी हॉन्टेड है, बड़े वाकयात होते हैं, लेकिन वो सब हेर से थी, सुनी सुनाई बातें थी, तो इनको ज़्यादा वो नहीं था। सब अपने अपने जो इनको कमरे मिले वहाँ पे चले गए। वो होता है आप 9-10 बजे खाना वाना खाने के बाद सब बैठे, याद किया, उनमें ना जिक्र निकलना शुरू हुआ कि यार तुम्हें पता है वो जो नानी की बहन थी ना, वो कुछ अजीब सी थी, वो क्रेजी थी, वो मतलब क्रेजी थी वो। अब चौकीदार वगैरह खान, अच्छा ये उनका सेकंड जनरेशन, मतलब नानी थे सारे, नानी के बच्चों के बच्चे वगैरह आगे बैठे हुए जिनको शौक है हॉरर स्टोरीज का, हवेली में आए हुए, ये आए हुए। तो कहते हैं वो खानसामे और ड्राइवर और सारे लोकल लोग बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि अक्सर रात को 12-1 बजे वहाँ जो बूढ़ी खातून थी वो छत पे नजर आती थी वॉक करती हुई, और वो बातें कर रही होती थी और हंस रही होती थी। तो कहते हैं हमें लगता था कि यार एज की वजह से, शायद कुछ अकेलेपन की वजह से ये हो गया, इनका साइकोलॉजिकल मसला है। कहते हैं हमने ज्यादा इसको, ये वहाँ के सर्वेंट्स जो उस वक्त रह रहे थे, वो वहाँ पे रह रहे थे, रखवाले थे, यार हमने ज्यादा इसको वो नहीं किया। लेकिन वो होता ये था कि हमें बाकायदा आवाजें आती थी कि जैसे वो किसी से बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है। और इनके कमरे से भी कभी कभी जब हम गुजरते थे रात में, तो ऐसा लगता था कि कमरे से बातें करने की आवाज आ रही है, और ये बातें जो कमरों में होती थी उसकी बाकायदा वो डायलॉग कॉन्वर्सेशन सुनाई देती थी, किसी और शख्स की भी आवाज आती थी, मतलब 2 लोगों की बात करने की आवाज आ रही, एक तो उनकी अपनी आवाज थी। अब ये बातें जब बच्चों ने सुनी, फैमिली ने सुनी, तो वो कीड़ा काटा भी हुआ, सब हुआ, लेकिन वो फिर कहानियां खत्म हुई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। कहते हैं कि कोई 12-1 बजे का टाइम होगा। अब ये पिंडी की बात हो रही है, सर्दियाँ और अंधेरा और आप खामोशी और हवेली और ये सब। और ये बात कब की है? अभी रिसेंट टाइम्स की है? अच्छा 90s, सही सही। तो कहते हैं कि हमें एक जोर की चीख की आवाज़ सुनाई जो ऊपर वाले फ्लोर पे और ऊपर वाले फ्लोर से आई। अब ये मोस्ट प्रोबेबली जो हवेली थी वो ग्राउंड +2 पे बनी हुई थी। जो वो बूढ़ी खातून थी वो 2nd फ्लोर पे एक कमरा था, उधर रहती थी, और ये चीख की आवाज़ उस कमरे से या उस फ्लोर से आई। तो ये कहते हैं पहले हम जो फैमिली थी वो ज़रा घबरा गई कि ये क्या हुआ, कि कौन सी चीखने की आवाज़ आई। तो ये पहले इन्होंने कमरे वमरे से झांका, इधर उधर देखा, खिड़की खोल के, तो कोई भी नहीं था। इनको लगा कि जितनी चीखने की आवाज़ आई तो बाकी जो घर वाले हैं वो भी बाहर निकलेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकला। ये वापस आ गए, उनको लगा कि शायद बाहर से कोई होगा, कोई शरारत कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि फिर जो है ना वो चीखने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आना शुरू, कोई ज़ारों कतार रो रहा है। तो कहते हैं हमने जो है बच्चों ने जो है झाँका खिड़की से, भाई कौन है, क्या कौन रो रहा है, कोई ऐसा रिश्तेदार अभी आया है। उस कमरे की खिड़की से, उस कमरे की खिड़की से वो कॉरिडोर नजर आ रहा है, ऊपर जीना जाने का नजर आ रहा हो, जैसे हवेलियाँ बनी। हाँ वो हवेलियाँ। तो कहते हमें लगा कि शायद कोई रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया जो रो रही हैं अपनी उनको याद करके, तो हम देखे जाके कौन सा, हम में से कोई शायद गया हो। हाँ कहते ऐसा कोई भी नहीं। कहते थोड़ी देर के बाद हमारे जो है ना वो दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दब 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 दरवाज़ा खट, मेन डोर, मेन डोर घर कमरे का। कहते हम जाके दरवाज़ा खोलते तो हमारे अब्बा जो थे इनके, वो उस वक्त बाहर थे, चाचा वाचा के साथ बैठे होंगे। कहते वो भागते हुए आए, उनके रंग उड़ा हुआ, और उन्होंने आके दरवाज़ा बंद किया, लाइटें वाइटें बंद की, खिड़की उड़की बंद कर दी। कहते क्या हो गया? कह रहे तुम लोगों ने कोई चीख की आवाज़ सुनी? कहते हाँ हमने सुनी। कह रहे मैंने भी सुनी है, और ये उस वाले फ्लोर से आ रही है। कहते हाँ। कहते वहाँ तो कोई भी नहीं है। कहते होगा कोई रिश्तेदार होगा, कोई जाके देखे। कहते नहीं कोई भी नहीं है। अब कह रहे ये कॉन्वर्सेशन हो रही है तो हमें उस सीढ़ियों से कोई उतरते हुए की किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है कि कोई उतर रहा है, और जैसे जैसे उतर रहा है तो वो कोई सिसकियाँ, रोने की आवाज़ आ रही। तो कहते हमने खिड़की से दोबारा से झाँका तो एक बहुत बूढ़ी सी खातून, बिल्कुल कमर झुकी हुई, और वो जो है ना सीढ़ियाँ उतर रही है उसी फ्लोर से, और वो रोती हुई ज़ारों कतार रो रही है, और वो इधर से उधर मंडलाई फिर उस कॉरिडोर में। और कहते कि दोबारा वो उसी फ्लोर पे चली गई, उसी कमरे में जाके। कहते हमने बाकायदा देखा
कि वो फ्लोर उस सीढ़ियों से चढ़ती हुई और पूरा वो उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और फिर वही वाले जो पर नानी का कमरा था उसका दरवाज़ा खुला और वो अंदर चली गई। कहते हैं कि हमने अपने चौकीदार को बुलाया, क्या ये कौन है, ऊपर जाके देखो। तो वो कहने लगे सब किसको देखा आपने? क्या हमने इस तरह को देखा है। कहते सर कोई भी नहीं ऊपर, आप जाके देख ले। कहते हम ऊपर गए सारे, अब्बा अम्मा सब, चाची वाची, तो कहते कमरा खाली, कुछ भी नहीं। कहते पूरी रात रोने की आवाज़ आती रही है। बाद में फिर हमें जब और फैमिली मेम्बर्स आए तो पता ये चला कि घर हॉन्टेड नहीं था, जो हमारी वो नानी की बेटी यानी कि नानी की बहन, उनके साथ कोई बचपन से कोई फीमेल जिन को इस तरह की अटैचमेंट थी और वो कोई 50-60 साल से उनके साथ थी और उनके इंतकाल की वजह से वो रो रही है। और वो अब कहते हैं कि अब इस बात को अगर आप 90s का भी लगा रहे तो 30-35 साल तो हो गए। कहते अब वो पता नहीं अब भी जिस तरह ईमेल उसने लिखी थी कि आज तक उस हवेली से वो आवाज़ें आती हैं रोने की और इस तरह की। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं। वैसे इसको जो है वो सफ़ेद चादर से क्यों इतना ज़्यादा, मतलब सफ़ेद कपड़े सफ़ेद चादर से बहुत ज़्यादा क्यों इसकी? क्योंकि हमारे रंग से बहुत चीज़ें अटैच है ना। सफ़ेद रंग आपको क्या, जब आप सफ़ेद मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कफन। दूसरा क्या आएगा? नूर। हाँ। अच्छा, और काले से क्या आएगा? डार्क। काले से डार्क एनर्जी, ये इस तरह की नेगेटिविटी। तो हमारा इसलिए काली बिल्ली मनूस, सफ़ेद चादर नूरानी। बस आगे कुछ नहीं बोला। सही। मेरा भी कभी क्या कहते हैं, लोगों ने इस तरीके से कांटेक्ट किया कि यार मैं जो है वो हमारे पास जन्नात हैं, कुछ कर दें यार, आके चेक कर लें, मुक्का कर लें, बात कर लें। बहुत ऐसे लोग बहुत बोलते होंगे बहुत दफा। तो कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की नीपा पे दीवार पे। अल्लाह माफ। मैं अपनी बेगम को बताता हूँ कि मैं अभी ना 2-3 करोड़ से कम के बिजनेस के ऊपर आराम से बैठा हूँ। मैं महीने के 3-4 करोड़ आराम से कमा सकता हूँ इस कंसल्टेंसी। आराम से, मैं बता रहा हूँ आराम से। जिस तरह के मेरे पास कॉलर्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। कहाँ से कॉल्स आती हैं? मतलब पाकिस्तानियों के अलावा भी मतलब हैं? दुनिया भर से आती है, इंडिया नेशनल आती है, बांग्लादेश से बहुत। इंडिया में तो बहुत सारे किस्से होंगे। इंडिया के अलग है, अब रीजनल वाइज केस वाक़यात अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के फिर भी कंपैरेटिवली सेम होते हैं। नेचर हमारी बहुत सारी कहानियां इंडिया से ही अटैच है। चुड़ैल भी इंडिया से वहीं से आई है यहाँ पे। अच्छा, वो यहाँ से डरा है भाई। चुड़ैल को भी लिया, अच्छी कहानी, इसको भी लिया, इसलिए वो लाल कपड़े पहनी होती है हमेशा। ये कारसाज वाली की क्या ये ओरिजिनेट आपको पता है कहाँ से हुई है? आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि उसी दौर की कहानी है जिस दौर में आपने रेडियो शो शुरू किया था। बहुत पहले की है भाई, हमसे भी। मैं 80s से सुन रहा हूँ। कारसाज वाली 80 से चल रही है गाना। अच्छा, हमने कहा शायद मैंने आपके शो में भी सुनी थी ये कहानी। 80 से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तब से है ये? हाँ, बहुत बड़ा। आई थिंक इससे भी पहले की होगी है। तो ये आपकी जो वाइफ है, मैं उस पर बात करने वाला था कि वो कनेक्टिविटी कैसी हुई, मतलब वो जन्नात की कनेक्टिविटी कर रहे थे तो उनके साथ कनेक्टिविटी कैसे हुई? कनेक्टिविटी पहले हो गई थी ना, शादी मतलब के लव मैरिज आपकी? आई नो सना सिंस 2002। स्कूल फ्रेंड्स? काइंड ऑफ। तो उनको शौक वो एक एप्टेक होता था एक ज़माने में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अरे आप वहाँ पे क्या करते? उधर गया था पढ़ने के लिए। सना उधर काम करती थी, हमसे पढ़ाई नहीं हुई, उनसे काम नहीं हुआ, हमने इश्क कर लिया। छोड़े, कहीं और किससे जा रहे हैं, रहने दे इसको। अच्छा, खैर, इसको उनका क्या इनपुट था जब ये फॉरेस्ट शो जो शुरू हुआ था? आई थिंक शादी उस टाइम पे जानते तो होंगे ना? उसको कोई वो बड़ी कभी शौक नहीं लिया? शौक क्या मतलब? शौक एज इन के मतलब कभी मैंने देखा नहीं ना कभी साथ में कोई शो किया हो या कोई ऐसी कहानियां वगैरह उनसे सुनी हो। उनको कोई शौक नहीं है इससे? उसके साथ कभी नहीं हुई, एक कभी भी नहीं हुई। वो यही क्या हमेशा क्लेम करती कि मिनाज जब से आपके साथ आई हो ना, तब मेरे साथ ये मैंने वाकयात सुने और इस तरह की चीज़ें सुनी, और इससे पहले हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं सुनाई थी बातें। वैसे लोग आपसे भागते हैं, कोई डरता है इस तरीके से? डरना तो नहीं चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी ऐसे डरने वाली नहीं है। मैं एज इन बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझसे डरें। हाँ, लेकिन अल्लाह की कसम, ना घर में कोई डरता है ना बाहर कोई डरता है। उनको कभी कोई कहानियाँ सुना के भी नहीं डरा है? कभी आपने एग्जैजरेट की है मतलब इस कहानी को? मतलब ये मैं स्क्रिप्टेड हो, स्टोरी टेलिंग में थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन मैं करता हूँ। एग्जैजरेशन अब मैं क्लैरिफाई, एज इन स्टोरी टेलिंग या उसमें स्क्रिप्टेड कुछ होता है? नहीं, स्क्रिप्ट में देखिए, मैं बस ये मेरा होता है कि अब एक जुमला है कि वो सीढ़ियों से एक औरत जाती हुई नजर आई। अभी अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। तो पहले मुझे वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ता कि अंधेरा हो रहा था, खामोशी थी, लकड़ी का दरवाजा था,
खुशबू आ रही थी, हवा चल रही थी, फिर अचानक से टक 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 करके आवाज़ आई, तो ये चीज़ें ऐड करना पड़ता है उसके अंदर। एक दो एलिमेंट जो वाइट चादर के अलावा एक खुशबू का भी बड़ा एलिमेंट होता है। अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू इस तरीके से भी होती हैं कि जन्नात जो है वो, जैसे मैं अपना एक उस पर अगर बताऊँ तो हमारे दादा की हवेली के अंदर जो है वो हमारे दादा ने कहा था स्ट्रिक्टली किस्म का कि आपने जो है वो किसी भी तरीके से जो हवेली की छत है आपने वहाँ पे जाके कोई उल्टी सीधी हरकत एज इन के कोई नॉन इस्लामिक सॉर्ट ऑफ हरकत है, वहाँ पे आपने इबादत वगैरह कर लो, अगर नमाज वगैरह पढ़नी है, रुकना है, रहना है, रह लो, कुछ मसला नहीं, गाने वाने नहीं सुनो। तो हम ठहरे नौजवान, हमने उल्टी सीधी हरकतें करनी होती थी। वही किया जो मना किया गया। हाँ वही किया जो मना किया गया था। तो सीन ये हुआ कि अच्छा वहाँ से अक्सर हमें जो है ना वो एक क्या उसको वो जो एक एप्पल सॉर्ट ऑफ फ्रूट होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेर होता है क्या, उस बेर का दरख्त था वहाँ पे। तो अच्छा उस दरख्त के अंदर था या उस दरख्त के नीचे एक वो एक पुराने ज़माने में कमरे नहीं बने होते थे जहाँ पे गंदम वगैरह स्टोर करते थे, वहाँ पे था या दरख्त में था, कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या कहाँ पे थे, लेकिन उस सराउंडिंग के अंदर थे। तो हमें कहा गया वो दरख्त जाके ऊपर मिलता था छत के उस कमरे पे। अच्छा। हाँ वहाँ इतना ऊंचा था, बहुत पुराना था। वो हवेली और जामन का तो नहीं था? नहीं बेर का था। नहीं वो सिंगल स्टू था ना, छतें उस जमाने में बहुत इतनी ऊंची नहीं होती थी ना, मतलब मेरे ख्याल में हवेली बहुत पुरानी बनी हुई थी वो ब्रिक्स की भी नहीं थी, वो जो पहले ज़माने वो नहीं उसके दूसरा टाइप एक मटेरियल था उससे बनती। तो वो ग्राउंड फ्लोर था, उसके ऊपर छत थी, छत भी कच्ची थी, वो वाली पक्की छत भी नहीं होती थी। तो बस कहा गया उस कमरे के पास जो है ना वहाँ पे दरख्त का एंड है, उस कमरे के अंदर आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे उस कमरे में कुरान शरीफ और पुराना सामान वगैरह रखी साहब ने। हाँ तो वहाँ पे वो कर लो। अच्छा वहाँ से अक्सर अच्छी खुशबू आती थी, अच्छी खुशबू एज अ सेंस कि मतलब एक अच्छी फ्रेगनेंस उस पर आती थी, बुरी कोई इसमें ऐसे नहीं। लेकिन वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ पे आपको अच्छा ये भारीपन फील होता था कि यार कुछ वहाँ पे एलिमेंट ऐसा है कि वहाँ से कुछ है गड़बड़। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरे फैमिली वाले जो क्लोज चाचा अब्बू वगैरह वो अब तक नहीं मानते, वाले तुम फेंक रहे हो। अच्छा वो डिनाई शुरू में इसलिए करते थे, हमें लगता था यार डिनाई इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे का डर ना जाए, लेकिन अब तक डिनाई करता नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो। तो हुआ ये कि खैर बहुत सारे किस्से हैं, मैं और मेरा कज़न वहाँ पे रुका हुआ था, वहाँ पे कमरा, तो उन्होंने कहा कि जो है वो यहाँ पे कुछ हरकत नहीं होनी चाहिए। उस ज़माने में टीवी जो था उसमें ख़ास कुछ चैनल नहीं आते, लेकिन वहाँ पे गाने वगैरह के चैनल्स होते थे, वो हमने गाने के चैनल लगाए, मैं और मेरा कज़न जो है वो मोबाइल पे लग गया। अच्छा पहले एक दफ़ा ये हुआ कि दरवाजे के ऊपर स्टील की जो प्लेटें होती हैं, उस ज़माने में हमारे घर में वहाँ पे हवेली में स्टील की जो है प्लेट्स होती नहीं, तो वो बजना शुरू हुई। अच्छा वो बाकायदा आवाज़ आपको पता लग जाएगी कि वो लकड़ी के पुराने दरवाजे थे, वहाँ पे हिट किया तो वो उस पर किया तो बजना शुरू हुई। एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, हमने इग्नोर किया, हमने कहा यार आसपास के मोहल्ले के लोग होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा, रात का इतना कोई लेट टाइम नहीं था, 1 बज रहा था। तो वो हिट करना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो हमने कुछ भी नहीं सुना, वो हम लोग मोबाइल पे स्क्रीन पे हमारी नज़र है और सामने टीवी पे गाने चल रहे हैं। तो करते करते 2006-7 नहीं ये बात है 2010 एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे ये कहानी हुई, हमने जो है वो मोबाइल्स पे लगे रहे। उस ज़माने में मेरे ख्याल में ऑर्कुट था और फेसबुक नया आया था शायद, खैर हम उसमें लगे हुए थे सोशल मीडिया पे। तो करते करते जो है वो हुआ ये कि टीवी की गिरने की आवाज़ आई और बाकायदा उस पूरी छत पे हमारे अलावा और कोई नहीं था। उस छत का एक्सेस जो था वो उसी कमरे से होते हुए जाता था, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि छत पे कोई और कूद के आएगा, कुछ और कूदने का वहाँ पे कुछ था नहीं। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें थी और हमारी जो हवेली थी वो वाहिद थी जो थोड़ी सी ऊंची थी, क्योंकि हवेली थी, बाकी के छोटे छोटे कच्चे कच्चे घर थे पीछे आसपास, तो कूदने का भी कोई चांस वगैरह नहीं था। तो हुआ ये कि टीवी बाकायदा गिरा है और टीवी आपके सामने रखा हुआ था। टीवी सामने, वो 14 इंच का जो टीवी नहीं आता था छोटे छोटे, वो बिल्कुल सामने रखा हुआ है, बिल्कुल सामने टीवी गिरा है। और टीवी गिरने के बाद उसके किरचा किरचा होकर जो स्क्रीन होती थी ना उस ज़माने में बड़ी सी स्क्रीन, वो टूटने की आवाज़ आई है। हमने फ़ौरन टीवी की तरफ देखा है, टीवी बंद हुआ है, लेकिन टीवी टूटा हुआ नहीं था और टीवी फिर चला ही नहीं। वो अलग बात है कि वो रिपेयर भी नहीं करवाया, वो टीवी वहीं का वहीं पड़ा रहा। मैं वहाँ पे दादा की हवेली विजिट करने जाता था, फिर मैं वापस आ गया। मुझे बात बताइए कि वो टीवी वहाँ पहुंचा कैसे? सबसे पहले आप लेके गए थे ऊपर? नहीं वो वहाँ पे था टीवी, टीवी से था, टीवी वहाँ पे वहाँ था, इसका मतलब है टीवी वहाँ पे केबल भी था। तो इससे पहले आपके पहले भी कोई नहीं वहाँ पे रोकने जाते थे ना लोग,
मतलब हमारे गेस्ट रूम सॉर्ट ऑफ था कि वहाँ पे कोई चाचा वगैरह, जैसे हमारे कुछ चाचा यहाँ पे रहते हैं कराची में, तो वो आ गए या कोई भी आ गया गेस्ट वगैरह, वहाँ पे रुकने चले जाए। टीवी था वहाँ पे, टीवी के साथ वो एक आपका पुराने ज़माने में जो केबल नहीं थी, आई रिमेम्बर केबल नहीं थी, वो जो एंटीना वाला सिस्टम केबल होगी ना। हाँ आप म्यूजिक चैनल्स देख रहे हो तो हाँ वो केबल पे था, केबल का था वो, केबल आपका जो मोटी केबल काली वाली में लगी हुई थी। तो वहाँ पे टीवी भी था, सब कुछ कनेक्शन वगैरह थे। वहाँ पे टीवी के टूटने के बाद से वापस टीवी अपनी जगह पे, फिर चला नहीं वो। फिर हमने जब ये कहानी सुबह बताई घर वालों को, घर ने कहा तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों से कोई शरारत में टूट गया टीवी और आपने ये कहानी बना नहीं तो अगर टीवी टूटा हो सकता है आपने नहीं तोड़ा, अगर आपने कहानी बनाई, यार कहानी यही बनाते बच जाएंगे, नहीं कहानी, और आज तक आप वो कहानी लेके चलने हैं। अरे नहीं यार कहानी थी उसमें मुझे याद है कि मैं फिर वहाँ पे सुकून से मैं कभी सो नहीं पाया। वो तो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ गई ना। दिमाग में नहीं, तो अगर मैंने की होती तो दिमाग में बात नहीं आती। पता है नहीं भाई, ये सच है, लेकिन कयामत वाले दिन पता चलेगा। अब यहाँ पे तो नहीं, लेकिन वो टीवी टूटा, मतलब ये टूटा नहीं वो, हाँ लेकिन टूटा नहीं, लेकिन स्क्रीन टूटने की आवाज थी। मतलब एक होता है ना इंटरनली कोई पाई की आवाज, शीशे टूटने, हाँ शीशे टूटने की आवाज थी, और बाकायदा शीशा ऐसा लगा जैसे जमीन के ऊपर किरची हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। और वैसे स्क्रीन देखने में सही थी, हाँ बिल्कुल ब्लैक, सिर्फ बंद हुआ, बिल्कुल बंद हुआ, और उसके बाद फिर नहीं। आप किसी मैकेनिक को दिखाते शायद आपको इसका जवाब मिल जाता। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहानी पॉसिबिलिटीज तो है ना, पर आसान है मैं बोल दूं कि हाँ जिंदा। या आपका क्राइटेरिया क्या होता है इसको जो है वो सच या गलत, झूठ या मान? मैं सच और झूठ नहीं, मैं जो कहानियां होती है, ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारी कहानियां आप जो है वो लाइव कर देते हो। फिल्टर और फिल्टरिंग का क्या टेक्निक? अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो मैं आपको तो फिल्टर नहीं कर सकता ना, लेकिन मेरा ये क्राइटेरिया नहीं है कि मैं सच और झूठ ढूंढूं। वैसे लाइव शो में आपको कोई मसला नहीं होता कि जो आए हमेशा बोल देता होगा? बोल दे, लाइव शो है थोड़ा बहुत तो ये तो है ना लाइव शो में तो। और जो आप स्टोरीज वगैरह ऐसी रिकॉर्डेड सुना रहे होते हैं उसमें फिल्टर कैसे कर रहे होते हैं कि यार क्या? अब उसमें जो मैं अपना सिंगल एपिसोड्स वगैरह अपलोड हो रही थी वो क्योंकि मेरे तरफ से आ रही थी, तो मैं उसमें छांटता हूँ बेस्ट जो मुझे लग रहा होता है कि यार ये कहानी अच्छी है, मज़ा आएगा, इसको सुनाने में मज़ा आएगा, जो मुझे अट्रैक्ट करती है सुनाने में, तो फिर उसको सुनाता हूँ। तो मिलाज भाई बहुत हमने आपसे अच्छी बातें कर ली। ये बताएंगे एक्टिंग की तरफ दोबारा आने का कोई शौक है? यार आ तो सकते हैं, कोई दरवाजे बंद नहीं किए हुए, लेकिन कोई मज़ेदार स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं ना, हॉरर टाइप, मज़ेदार स्क्रिप्ट हो, हॉरर टाइप, कोई भी हो। अच्छा हमारे फिल्म्स वगैरह पे ही नहीं बनती है। अगर हम देखते हैं कि इंडियन हमारी सिनेमा जो है बराबर में, वहाँ पे फिल्म्स बहुत अच्छी हॉरर फिल्म्स भी बन रही होती है। पाकिस्तान में कभी भी मेरे ख्याल में हॉरर डायनामिक्स अलग है, आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। उनके पास पता नहीं कितने सिनेमाज हैं, आपके पास लिमिटेड सिनेमाज हैं, आपके पास मार्केट बहुत छोटी है, 4-5-10 करोड़। किसी ने ट्राई तो किया हो इस जॉनर की? ट्राई किया, बहुत दफ़ा किया है। अभी आजकल एक आ रही है ना वो फेसबुक में, मैंने बड़े उसके पोस्टर वगैरह देखे मैं, सर कटा चुड़ैल। ये बहुत पुरानी मूवी है, अब तो ये अभी रिलीज क्यों कर रहे हैं? पहले भी रिलीज हो चुकी है, पहले सुपर हिट फिल्म थी ये भाई ये। अच्छा जी हाँ, गुलाम मोइनुद्दीन की सुपर टुपर हिट फिल्म है ये, इसलिए दोबारा रिलीज कर रहे हैं। हाँ उस वक्त का वो सर कटा बहुत नई फिल्म, नहीं बहुत पुरानी, और उस जमाने में बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनी थी। मुझे याद है एक और ज़िबा खाना आई थी एक, बनी है फिल्म्स, ये नहीं कि नहीं बनी, बनी है, लेकिन हमारी डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ है, इकॉनमी हमारी कहाँ पे जा चुकी है। टिकट अगर आप कभी राइटिंग की तरफ नहीं गए? अभी हमने रिसेंट टाइम्स में हमने कुछ ड्रामे देखे हैं जो हॉरर, उसके ऊपर कहानियाँ, खास तौर पे जिन्नात और जादू वगैरह के ऊपर। मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग वगैरह भी नहीं गए? कोई शौक, कोई मूड? यार काफ़ी है, कहानियाँ सुना रहे हैं हॉरर शोज और लोगों को डरा रहे हैं, काफ़ी है। मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे वहाँ। फ्यूचर प्लान्स यही हैं आप? नहीं, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप मुझे थोड़ी पता था कि मैं यूट्यूब पे आ जाऊँगा थैंक्स टू कोविड। कोविड की वजह से मैं यूट्यूब पे आके घर पे बैठे, तो मैंने कहा घर पे तो नहीं बैठ सकते, कुछ करें, बैठ सकते। शुरू किया, वहाँ से एकदम से वो पकड़ गया, वेव आ गई, दोबारा लोग आ गए जो सुनना शुरू कर दिया, वहाँ से वो सिलसिला शुरू हो गया। आगे क्या पता, हो सकता है कि दोबारा रेडियो पे चले जाएं, हो सकता है टीवी पे चले जाएं, हो सकता है कोई अलग। अच्छा आपको लगता है वैसा वापस जो एंटरटेनमेंट का एक हमारा दौर था वो वापस आ सकेगा? बैक 2005-4 से लेके 2010 तक का। देखिए हर दौर को ना कंपेयर नहीं कर सकता आप माजी से। मतलब आज कोक स्टूडियो बहुत एक बड़ी चीज़ है, उस जमाने में एल्बम्स और ये सारी चीज़ें बड़ी चीज़ें होती थी। तो आप आज के टाइम पे रहें, आज के टाइम पे आप बेस्ट चीज़ें कैसे दे सकते हैं? आप आज के टाइम पे उसी वक्त बेस्ट हो सकती है, कंटेंट हो सकती है कि जब आप एजुकेशन अच्छी करें ना। हमारे यहाँ इंटेलेक्ट बहुत गिर चुका है, और उसके रीज़न क्या है आपके हिसाब से? पढ़ाई ना होना, पढ़ाई के ऊपर या क्वालिटी पढ़ाई ना होना? पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना, क्वालिटी तो दूर की बात है ना, पढ़ाई पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। आपकी 60% यूथ है, 60% यूथ में से भी कितने लोग अच्छी पढ़ाई हासिल कर पा रहे? नहीं कर पा रहे।
फिर आप अपना देखें ना कि अब 5 मिनट फेम है सबका, आपने उनको स्टार्स बना दिया है। पहले अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, फैज़ अहमद फैज़, तो जी आपके पास मेहदी हसन खान साहब, इस तरह के लेजेंड्स होते थे। तो इस तरह के लोगों का बाने देंगे लोग? यार देखिए आपके सामने है अली सेठी, आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि वो अच्छा है बुरा है कैसा है वैसा है, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ आपकी कल्चर को साथ में लेके चल रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती है ना। आप अपने कल्चर को तो नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ हर 10 साल के बाद कल्चर शिफ्ट आता है, तो वो जब तक अब 70-75 साल हो गए हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा कल्चर है क्या। कभी हम ये होते हैं, कभी हम यूं होते हैं, कभी जीन्स होते हैं, कभी शलवार कमीज होते हैं, कभी टोपी होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब तक हम एज एन सोसाइटी अपने आप को नहीं शेप अप करेंगे तो हम फायदा नहीं ना। आप देखे ना 2000 में जो म्यूजिक था वो कितना इलेबोरेट किया था। इंडिया को हमने बहुत टफ हमने अंडरग्राउंड ब्रांड्स भी बनना देखे नहीं। जब कॉन्सर्ट आर्टिस्ट सिंगर्स कॉन्सर्ट से कमाते, आपके मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो गई, एनओसीज मिलना बंद हो गई, तो आर्टिस्ट बेचारा क्या करेगा। अब आर्टिस्ट जो सिंगर्स जो हैं वो बेचारे अपनी जेब से प्रोड्यूस करते हैं एल्बम, अपनी जेब से वो वीडियो बनाते हैं, चलाते कहाँ हैं? चैनल तो है नहीं, यूट्यूब पे। फिर आपके पास कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, तो वो सर्वाइवल उसका मुश्किल है ना। इसी तरीके से फिल्म का भी सर्वाइवल मुश्किल है। जब तक आप 1500 रुपये का 1000 रुपये का टिकट बेच रहे फिल्म का कौन लेगा मुझे बताइए। और 1000 रुपये का टिकट तो नहीं होता, आप 1000 रुपये का टिकट लेते हैं, 500-1000 रुपये के चिप्स लेके 2500 रुपये पर बंदा। आप अकेले जो जाते नहीं, बहुत महंगा। तो 2 लोग भी चले गए तो 5000 तो ये हो गए। जब तक आप ये इकोनॉमिकली 500-600 की रेंज में नहीं लाएंगे, इंडिया करता है क्या? यही तो करता है, मासेस उनकी 500-600। लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम का भी तो फायदा है, पॉपुलेशन का फायदा है। लेकिन आपके पास भी परसेंटेज तो वैसी है ना, कर तो सकते हैं। चले मिनज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। आपने कहानी तो बड़ी कम बताई, लेकिन जो कहानी बताई बड़ी मज़े की कहानी थी, और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह किसी दिन साथ में और शो करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। मैं तो सबको मैंने दावत दी हुई है, आ जाए। आप सिर्फ एक लिंक होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आप मेरे शो पे आ जाएंगे। तब बेहतरीन। ऐसे भी मैं घर से बाहर निकलता नहीं, तो आपने जो मुझे दावत क्यों आपने बाहर निकलना क्यों बंद कर दिया? क्यों निकलूं? ऑफलाइन में बात करें। क्या मैं निकल इतने मायूस हो गए? मायूस अपने शहर से मायूस तो नहीं हूँ यार, मोहब्बत है, ये लव है कराची, लेकिन शहर के माहौल से अफसोस होता है कि यार क्या था और क्या हो गया। और अब आपको हमने 2007, 2008, 2005 इस दौर में भी जब पीक था टेररिज्म का, तब भी हमने ऐसी मायूसी नहीं देखी थी। हाँ, नहीं थी ना इस तरह की, जब ब्लड ये सारी चीजें। क्योंकि आप देखें ना, अभी यूथ के पास क्या है, सिर्फ चाय की दुकान पे बैठने के अलावा। चाय की दुकान पे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं? अबे टिकटॉक बना रहा है, ये बात कर रही। उस वक्त थी, टेररिज्म था, धमाके होते थे, लेकिन आपके पास म्यूजिक चैनल्स थे। आपके पास देखिए हर सोसाइटी के हर फ्रैक्शन को केटर करने की चीज थी। जिसको रिलीजियस चीजें देखनी थी भी वो था, जिसको म्यूजिक का करना था वो था, जिसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी था, और बर्दाश्त बहुत था। बहुत मजेदार सोसाइटी थी। आप आराम से बैठ के डिबेट्स होती थी, बातें होती थी। अच्छा, डिफरेंट कम्युनिटीज ज्यादा थी जहाँ हम बैठे में पीस स्टेजेस। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये आप इस रोड के उस पार जाए तो क्रिश्चियंस आपको बड़े मिलते थे, फिर हिंदू कम्युनिटी बड़ी मिलती थी, डाइवर्सिफाई था। आपको उनके उनके भी त्यौहार थे मना रहे हैं, वो हमारे त्यौहार। हमें याद है, हमें बचपन में पता नहीं होता था हमारा बराबर वाला दोस्त सुन्नी है कि शिया है। हाँ, तो ये चीजें डिबेट कभी थी नहीं, ये चीजें कभी उसमें जिक्र ही नहीं, मैटर नहीं करती थी। टिल डेट अभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को कभी ये बात नहीं सिखाता कि वो शिया सुन्नी या मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियन या ये इस तरह की बात है। जो आप करेंगे तो दूसरी आपके आने वाली जनरेशन, वो आपको लगता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग थी वो 80s 90s की जो अपब्रिंगिंग थी, अब आज की जो अपब्रिंगिंग लोग बच्चों की है, वो अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे होंगे? देखिए, जो जिन्होंने नफरतों के अंदर जो है वो सारी चीजें उठाई, जो अक्लमंद होंगे वो हर चीज को ना बालतर होके सोचेंगे, क्योंकि आपने एक जनरेशन को एक अपने पास ऑन करनी है चीज, तो उसमें आप अपनी बायस इमोशंस नहीं डाल सकते। हमने भी 90s बड़ा खतरनाक दौर था कराची का, आप नहीं देखा वो, हमने देखा है कैसे लाशें उठ रही होती थी। अखबार वाले गली में शाम में आते थे चीखते हुए कि 50 लोग मर गए, 60 लोग मर गए। जिस दिन 10 लोगों की कॉल आती थी ना, तो उसकी भी आवाज कम होता था और अखबार भी नहीं बिकता था। अरे 10 ही तो है। तो वो दौर देखा है।
अगर मैं उसको लेके अपने बच्चे को बताऊं कि कराची में ऐसा हुआ था तो उसके लिए जाती है ना। सही है, मैं इमोशनली डैमेज हुआ हूँ, लेकिन मुझे उस सब चीज़ें से छोड़ के अपने शहर के, अपने मुल्क के और भी तो अच्छे एस्पेक्ट है, उसको पोर्ट्रे करना चाहिए। लेकिन बस लेकिन पे ख़त्म कर, बहुत लेकिन है, लेकिन बहुत है। थैंक यू सो मच मिनाज भाई, इंशाल्लाह फिर कभी आपको दावत देंगे। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप आप डरे तो नहीं होंगे, खैर इतना डराने वाला नहीं था, लेकिन होप मज़ा आया होगा। और भाई मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं आज ना इसमें आया, मेरा एजेंडा ये था कि नहीं बताया टाइम तक नहीं बताया मैंने आपको बताया था, बोल के मैंने बताया था कि मैं नहीं बताया, यानी वो बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन मैंने फिर भी एक कहानी निकलवा दी है। बस बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल छोड़ो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, विराज भाई का सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।